हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम लोग फेडरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। फेडरेशन में बताया था एक टाइप की गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें पावर जो है वो डिवाइड कर दी जाती है सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी। टू टाइप से होती है, टू टाइप से थ्री टाइप में भी हो सकती है। लास्ट टाइम फीचर भी पढ़े थे, हम लोगों ने 7 फीचर पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है, फेडरेशन जो है कितने तरीके से काम करता है। फेडरेशन आपके दो तरीके से काम करता है, एक करता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा करता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत एग्जाम्पल मुझे आते हैं 3 नंबर के, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। सबसे पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म द बिगर यूनिट, मतलब जब इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी मर्जी से खुद एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट बना रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि वो फेडरेशन कैसा है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। लाइक एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए में क्या है कि यूएसए तो आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में 9th में, काफी बार यूएस वर्ड लिखा आता था, यूनाइटेड स्टेट। लेकिन तब तक ये वर्ड जब हम देखते हैं कि यूएसए लिख के आने लगा, इससे पहले क्या होता था कि ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट जो थे पूरी तरीके से अलग अलग थे, इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जब ये सारे मिलकर एक बड़े बन गए, एक बड़ी यूनिट बन गए, तब ये पूरा वर्ड हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी सी बात है। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। कि जब एक बड़ी कंट्री अपनी पावर जो है डिवाइड कर दी स्टेट्स में, कि अपने अपने अलग अलग स्टेट में अपने अपने हिसाब से रहना, लेकिन वो कंट्री सेम रहेगी। बस क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर जो है वो सबको डिवाइड कर देता है स्टेट में। बस क्या होता है कि इसमें किसी स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है, किसी स्टेट के पास कुछ कम होती है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें सब स्टेट पर इक्वली पावर होती है, इसमें किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, इस स्टेट के पास कुछ ज़्यादा पावर है, इसका तो सब कुछ चेंज ही है। तो बस इजी सा है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी मर्जी से खुद एक साथ हो जाएं और एक बड़ी यूनिट बना लें, तब कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जब अपनी मर्जी से जो कोई बड़ी कंट्री होती है वो अपनी पावर जो है डिवाइड कर दे स्टेट्स में, तब ऐसी कंडीशन में आता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। बहुत बुझे आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आपको कंट्री दे दी जाएगी कि स्विट्जरलैंड बताइए किस टाइप के फेडरेशन में आती है, या फिर बेल्जियम बताइए किस टाइप के फेडरेशन में आती है, तो आपको आंसर ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए बुक पे। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्या चीज ऐसी इंडिया में है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फर्स्ट पैरा तो पहले का है, यहाँ से शुरू करते हैं सेकंड पैरा से। लेट अस बिगिन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करते हैं सीधा। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। इंडिया की आज़ादी कब आई थी? जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, इसके बाद इंडिया बना है। तो ऐसे नहीं बना था, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा वायलेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, बहुत ज़्यादा खून बहा, काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि हौश पौश का टाइम था। तो इसके बाद इंडिया को आज़ादी मिली। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। जल्दी क्या हुआ कि जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, तो पहले जब अंग्रेज रह रहे थे तब वो लोग अपने प्रोविनेंसेस बनाए थे, प्रिंसली हाउस बनाए थे। ऐसे स्टेट जैसे आज हम देखते हैं ऐसे स्टेट नहीं थे, प्रिंसली हाउस थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ऐसे कंडीशन बता था। लेकिन जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, अपने स्टेट जो है फ्री हो गए पूरी तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि इंडिया क्या बनाया गया, एक यूनियन स्टेट बनाया गया कि पावर जो है एक सिंपल पावर रहेगी यूनियन की ज़्यादा। Although it didn't use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federation. हालांकि इंडिया में फेडरल वर्ड यूज नहीं किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? यूनियन वर्ड यूज किया जाता है। बात सेंस दोनों का एक ही है, लेकिन अपने यहाँ फेडरल वर्ड यूज नहीं किया जाता, अपने यहाँ यूनियन वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन यूनियन के सारे प्रिंसिपल्स, सारे चीजें, नियम कानून वही है जो एक फेडरल कंट्री के होते हैं। Let us go back to 7 features of the federalism mentioned above. We can see that these features apply to the providences of Indian Constitution. कि हम अगर बात करें कि हमने जो 7 फीचर पढ़ के आए थे,
ये तभी अप्लाई होते हैं जब हमारे ये सारे फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए मेंशन है। The constitution originally provided for the two types system of government, the union government or what we call the central government representing the union of India and the state government। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो टू टाइप गवर्नमेंट्स में बताई गई, एक तो यूनियन बताई गई जो कि पूरे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, एक बताया गई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद later a third type of the federalism was added for in the form of the पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। इसके बाद क्या हुआ, एक थर्ड टाइप की और गवर्नमेंट बनाई गई जिसको हम लोग पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज गवर्नमेंट कहते हैं। अभी ये थर्ड टाइप की गवर्नमेंट अपने इंडिया में और कुछ ही कंट्री में, ज़्यादातर कंट्री में फेडरेशन केवल टू टाइप्स गवर्नमेंट होती है, लेकिन इसमें क्या किया गया इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, फर्स्ट और सेकंड टाइप से गवर्नमेंट बनने से उतने तरीके से अच्छी काम नहीं बन पा रहा था, इसी वजह से इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट और बनाई जाए और उस गवर्नमेंट का नाम दिया गया म्यूनिसिपैलिटीज या फिर पंचायत। एज एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टाइप्स इन्वेस्ट सेवरल ज्यूरिडिक्शन। जैसे सब में होता है कि हर एक अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट, ऐसे ही थर्ड टायर का भी अपना अलग कोर्ट होता है, उसके अलग ज्यूरिडिक्शन होता है। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का कि यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी, क्लियरली ये डिसाइड है। इसके बाद 10 लिस्ट कंटेन 3 लिस्ट। इसके वजह से यहाँ पे 3 लिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसके पास क्या काम आता है, क्या ड्यूटी आती है, क्या सेंट्रल लेवल का काम है, क्या स्टेट लेवल का काम है, क्या ऐसे काम है कि दोनों में कॉमन हो, ऐसे भी काम होते हैं कि ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला आता है यूनियन लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट का मतलब है कि ड्यूटी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री को लेकर। ओके, फर्स्ट हमारा यूनियन लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल वाइज काम आते हैं जो पूरे इंटायर कंट्री में काम करते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस पूरे कंट्री को लेकर है, ऐसे काम जो है वो सेंट्रल लेवल के होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा जो है वो किसके हाथ में, सेंट्रल आर्मी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। सीएम वगैरह नहीं आर्मी संभालते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं संभालती। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्रधानमंत्री है, ये आर्मी को देख करते हैं, इनका काम होता है। दूसरा आता है फॉरेन अफेयर, अपने कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कैसा रिलेशंस है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इसको देखभाल कौन करता है, ये किसकी ड्यूटी होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट कभी विदेशी जो काम वगैरह होता है उसमें बीच में नहीं आती। बैंकिंग, बैंकिंग जो सिस्टम होता है वो काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें बीच में नहीं आती। करेंसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, डीमोनेटाइजेशन हुआ था प्रधानमंत्री जी ने किया था, ना कि किसी सीएम ने। ठीक है, ऐसी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का भी काम जो है, ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout of the country। इन चीज़ों को इस वजह से यूनियन लिस्ट में रखा गया क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो पूरी कंट्री में है, और इनका मतलब भी है कि हमें इनकी इम्पोर्टेंस वो इक्वली मिले। ऐसा तो नहीं कि आर्मी पर्टिकुलर किसी कंट्री का ज़्यादा, किसी स्टेट का ज़्यादा ख्याल रखती हो और किसी स्टेट का बिल्कुल ना रखती हो। बैंकिंग अपने यहाँ किसी स्टेट में ज़्यादा पैसे पहुँचा रही है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, किसी स्टेट में कम हो, तो इसी वजह से इनकी इम्पोर्टेंस जो है हर स्टेट को इक्वली चाहिए, इसी वजह से इनको और यूनियन लिस्ट में रखा गया है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जितनी भी ड्यूटी दी गई है, उनसे रिगार्डिंग जो रूल्स होंगे, जो चेंजेस होंगे, वो केवल कौन कर सकता है, केवल जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी वही कर सकता है, इसमें स्टेट अथॉरिटी नहीं आएगी। सेकंड देखते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द लोकल इंपॉर्टेंस सच एज द पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसे उनकी ड्यूटी दी गई है जो उनके लोकलिटी की है, जो डेली टू डेली इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लाइक पुलिस, हर स्टेट की पुलिस अपना अलग तरीके से वर्क करती है ना, हर स्टेट की खुद की पुलिस होती है, वो अपने अलग काम करती है। कॉमर्स हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ट्रेड हुआ, इरिगेशन सिस्टम हुआ, ये सारे काम जो है
हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है कि जितने भी इनकी ड्यूटीज दी गई हैं, इनसे जो भी कुछ इनके रिगार्डिंग की नई रूल और यूनियन लॉ बनेंगे वो केवल इसमें स्टेट लिस्ट के बीच में आएगी। इसमें सेंट्रल अथॉरिटी नहीं आती है। सेंट्रल अथॉरिटी का काम अलग, स्टेट अथॉरिटी का काम अलग। अब आता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, includes subject of the common interest in the both in the union as well as the state government, such as education, forest, trade unions, marriage, adoptions and succession। ऐसे काम जो दोनों कॉमन इंटरेस्ट के हैं, मतलब सेंट्रल लेवल के भी है, स्टेट लेवल ये है, तो दोनों के लिए मतलब कॉमन इंटरेस्ट है। जैसे कि एजुकेशन, अब पढ़ाई से लेकर चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी हो चाहे अपने स्टेट अथॉरिटी हो, एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो सभी लोग इक्वली चाहते होंगे। तो ये लिस्ट इसी वजह से ये जो सब्जेक्ट है, ये ड्यूटीज है, उसको उठा के कॉन्करेंट में रखा जाएगा। मैरिज भी एक ऐसी चीज है, चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी हो चाहे स्टेट, सबके लिए इक्वली नियम बराबर होंगे। अगर गर्ल्स की अगर शादी की उम्र 18 से 20 या 21 की जा रही है तो पूरे कॉमन इंटरेस्ट की बात है, स्टेट गवर्नमेंट भी करना चाहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करना चाहेगी, ठीक है। इसी तरीके एडॉप्शन, जो बच्चे वगैरह गोद दिए जाते हैं, इनसे रिगार्डिंग जो नियम कानून है, उन सबको जो है कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। सक्सेशन जो काम दिए जाते हैं, जो उत्तराधिकारी होता है कि इसको प्रॉपर्टी दी जाए, इससे रिगार्डिंग जो नियम होते हैं वो इसी लिस्ट में रखे गए। Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list। दोनों, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनसे रिगार्डिंग जो नियम कानून होंगे वो अपने नियम बना सकते हैं, लेकिन in their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं कोई रूल ऐसा नहीं होना चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी कह रही नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की नहीं सुनी जाएगी, सेंट्रल अथॉरिटी की जो परमिशन होगी वही आगे प्रिवेल होगी।